हम लोग जो पढ़ रहे थे इसके पहले का वो यहाँ से है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि जितने लोग भी आ रहे हैं अपना रोल नंबर और ग्रुप ये सारी चीज़ें लिख दें। डिस्प्ले दिख रहा है ये? डिस्प्ले दिख रहा है? यस सर। ठीक। तो हम लोग का जो टॉपिक था SO2 के बारे में था, ठीक है। तो जो मैं ये बता रहा था लास्ट में कि H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्टेट में है, फिर मिल करके उससे जो H2CO3 बनाते हैं यानी कार्बोनेट बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि कार्बोनेट अगर बनाते हैं या किस तरीके का, मैंने ये चीज़ बता रखा है कि पहले से जो बाकी की जो चीज़ें हैं हमारे वातावरण में विद्यमान है, राइट। तो वातावरण में विद्यमान होने के कारण क्या होता है कि कोई भी गैस जो है और किसी से भी आकर के रिएक्शन कर सकती है। एक बार फिर से रिपीट मैं कर रहा हूँ, इस चीज़ को भूलना मत। देखो कभी भी क्वेश्चन में तुमसे पूछे, क्योंकि ये लास्ट है, सारी चीज़ें तुमको समझ में आ गई है, पूरा स्ट्रक्चर जो है आप लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे अर्थ के स्ट्रक्चर कितने हैं या लेवल्स कितने हैं, कौन से स्ट्रक्चर में या कौन से लेवल्स पे क्या होता है, कितने तरह की गैसेस होती हैं। अब जो बात हम कर रहे हैं एयर पॉल्यूशंस का, जो इसके अंदर सल्फर ऑक्साइड्स की जो बात हो रही है, उसके अंदर देखो केवल बात सल्फर ऑक्साइड्स की नहीं है। बात यहाँ पे यह है कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, राइट। तो पीरियोडिक टेबल में कई सारे एलिमेंट हैं जो हमारे नेचर में आसपास रहते हैं। वातावरण है कि हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं या देख नहीं पाते, लेकिन जो अजम्पशन है जिस चीज़ को लेकर के चल रहे हैं वो चीज़ें तो होंगी। अब होता क्या है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है इन एटमॉस्फेयर, ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर। कौन सा स्ट्रक्चर? जो हवा में पार्टिकुलेट्स मैटर है जिससे बॉन्डिंग बना रही है। मैंने बता दिया है कि NP टाइप में भी बॉन्डिंग बन सकता है या ट्राई में भी बॉन्डिंग बन सकता है। ट्राई को आइसो के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर है। ट्राई को आइसो के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के साथ आपका क्लोज बॉन्डिंग बनती है और एक ओपन बॉन्डिंग बनती है। क्लोज्ड वाला क्या रहता है कि बेंजीन के फॉर्म में रहेगा, बाकी जो चीज़ें हैं बेंजीन के फॉर्म में नहीं रहेगा। जो बेंजीन के फॉर्म में नहीं रहेगा वो क्या होगा, आपका ओपन रहेगा। उसमें भी अल्कलाइन एल्कलीज ये सारे अल्केन्स के रूप में भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये डिसाइडेड नहीं है कि कितना मिलेगा और किससे होगा, बस हम एक एज्यूम करके चलते हैं उन चीज़ों को, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं इसी के पार्ट में। देखो जो एसिड ड्रेन होता है, देखो क्या लिखा हुआ, आफ्टर एसिड ड्रेन, ठीक है। आफ्टर एसिड ड्रेन, ठीक है। पहले ऐसे है, तो अगर सपोज दैट अगर मान लिया आफ्टर एसिड ड्रेन, तो एसिड ड्रेन डिक्रीज द pH लेवल ऑफ वाटर। जो एसिड ड्रेन है, जो हमारे पास देखो कितने % है, जो पानी को पीने के लिए, शुद्ध पानी की अगर मैं बात करूं, शुद्ध का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारा pH 7 हो जाए, ठीक है। एक इंसान को भी पीने के लिए एक उसकी स्केल होती है,
जिसके अंदर वो पानी को पी सकता है, वो भी एसिड के ही फॉर्म में है, जैसा कि मैं तुमको एक पहले भी ये चीज़ दिखाया था। इस वाले ग्राफ में तुमको दिख रहा है कि एसिड और ये यहाँ पे लिखा हुआ। तो ड्रिंकिंग वाटर जो होती है वो उसका एक स्केल होता है, जैसे प्योर वाटर का 7 होता है जो कि कोई नहीं पी सकता है। तो नॉर्मल रेन वाटर ये हो गया आपका, और बाकी का ये एसिड रेन का ये हो गया, यानी घट गया 1 का अंतर होता है। ठीक है, 1 रेशियो में तो कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारी टॉपिक थी एसिड रेन, SO2 के वजह से जो होता है वो क्या करता है कि इसमें पीएच वैल्यू बदल दिया जा सकता है, बदल देता है वो ऑटोमेटिक। और लो पीएच किल्स जो होते हैं, लो पीएच मतलब अगर उसका लो पीएच है तो सबसे पहले क्या है कि जितने भी जलीय जीव हैं, ठीक है, उनके ऊपर संकट आ जाती है। यहाँ पे लिख दिया है कि फिश जो है मर जाती है, उसके अंडे होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो भी खत्म हो जाता है। तो ये एक मोटे तौर पे समझाया गया, बल्कि संकट तो पूरा जगह आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें वेपर होगा, वही सारी चीज़ें साइकिल होंगी, तो कई सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब अगर बात हम करें कि एसिड रेन के बाद में क्या होगा, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो बंजर बन सकती हैं, जहाँ जहाँ बरसेगा वहाँ वहाँ तबाही होगी। एसिड रेन के पास जितने भी आपके ग्रीन चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, फॉरेस्ट ये सारी चीज़ें ख़त्म। ठीक है, पानी पीने के लायक नहीं रहेगा, ये सारी चीज़ें हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे रख लिया है जैसे H2SO3 है, ठीक है ना, इसमें देखो 4 मिल रहे हैं, सल्फ्यूरिक है, देखो सल्फेरियस हो गया तुम्हारा 4 हो गया, सल्फ्यूरिक 6 हो गया। अब इसमें क्या है कि ये दोनों डाई और थियो दोनों साथ में ही चलते हैं। ठीक, अब देखो H2O7, ठीक है ना, पायरोसल्फर होता है, पायरोसल्फ्यूरिक होता है, जो वो भी 6 के नियर अबाउट तुम्हारे आते हैं। तो इस तरीके से तुम्हारा ये बढ़ता ही जाता है। तो ये चाहो तो पेपर में लिख दोगे तो काफ़ी अच्छा होगा, बाकी सही है, इंडेक्स के भी रूप में तुम दिखा सकते हो अपना। अब देखो द सल्फर साइकिल इन एग्रीकल्चर, होता क्या है कि खेती वाले जगहों पे या एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या होता है, वो किस तरीके से नुकसान करेगा आगे हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि सल्फर डाइऑक्साइड इज अ स्टेबल ऑक्साइड ऑफ सल्फर विच इज एसिड इन नेचर। क्लियर है ना, विच इज एसिड इन नेचर। It occurs if free state only. It is a colorless gas with a characteristic smell. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिड ऑक्साइड्स विच प्रोड्यूस एसिड लाइक एज सल्फेरियस एंड देन सल्फ्यूरिक। मतलब किस तरीके से पानी में वो डिसॉल्व हो रहा है, मैंने पहले भी बताया है कि ये किस तरीके से डिसॉल्व होता है, क्योंकि नेचर है। अब वो ओपन बनना है क्लोज बनना हमें नहीं पता, लेकिन हम ले करके उस चीज को चल रहे हैं। अब देखो अगर इनके द्वारा जो कहा गया है, अगर इनकी बात करें, इन्होंने साफ साफ बोला कि सल्फर डाइऑक्साइड ही कंसंट्रेटेड होता है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड में इसको बदल देता है। सही है, सल्फर डाइऑक्साइड को अगर गर्म भी करते हैं तो वो ऑक्साइड ऑफ सल्फर में टूटता है या बनता है। ठीक है, तो दोनों केसेस हैं, अब बनना बिगड़ना दोनों है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। अब नेचर की अगर बात करो, नेचर में जो चलते हुए आ रहा है वो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेचर में ये सारी चीज़ें तुमको मिलेगा। देखो नेचर है तो हीट ट्रीटमेंट होगा, कूल ट्रीटमेंट होगा, मैंने पहले भी बताया हीट ट्रीटमेंट, कूल ट्रीटमेंट, फिर बॉन्डिंग किसी से बनेगा, किस तरह की बॉन्डिंग करेगा हमें नहीं पता, बस हम क्या कर रहे हैं कि एक एजप्शन लेकर के चल रहे हैं। क्लियर है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और एक बात और मैं कह दे रहा हूँ, अभी जितने लोग हो, ठीक है, क्योंकि कई लोगों का अटेंडेंस छूट जा रहा है, तो आप एक काम करो, जितने लोग हो अपना रोल नंबर, नेम, ग्रुप और डेट आज का डाल करके चैट में छोड़ दो, वही कॉपी करके मैं पेज में सेव कर लूँगा और वही अटेंडेंस कंसिडर होगा। जो लोग नहीं लिखेंगे उनका नहीं कंसिडर होगा। आवाज़ आ रहा है, एक बार बता दो, आवाज़ आ रहा है? केवल रोल नंबर लिखने से प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब 9004 प्रेजेंट सर ये नहीं, जो मैंने बोला है वो होना चाहिए, नेम, ग्रुप, रोल नंबर, डेट। ठीक है, केवल नैन्सी ऐसे प्रेजेंट लिखने से काम नहीं होगा। ठीक, तो अब देखो क्या है कि जो
नेचर की बात करें वो कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस है, और स्मेल भी उसका उतना नहीं आता है जितना होता है जब तक वो एक जगह आकर के इक्युमुलेट ना करे, ठीक है। अगर सोल्युबिलिटी की बात करें तो हाई सोल्युबिलिटी होगा। अगर फिजिकल एक्शन की बात करें तो अधिक भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, ठीक है, और क्लाइमेट इफेक्ट क्या है। अब यही चीज़ें हैं जो पॉल्यूशन बढ़ाने का काम करती है, जैसे पावर प्लांट्स हो गए एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो यही सारी चीज़ें बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना है। सारी बातें वही पुरानी वाली है, बस घुमा फिरा करके यही चीज़ें हैं कि बस ज़रा सा जुड़ जा रहा है। नेचर को तो पॉल्यूशन है तो सब तो हम करेगा ही करेगा। अब देखो डेंसिटी की अगर बात करो तो जो SO2 है वो 32 लेता है, और SO2 की अबाउट जो है 2.2 टाइम्स एज हैवी एज एयर होता है। वहीं वेपर डेंसिटी जो होती है वो 14.4 होती है। तो अलग अलग क्लाइमेट का, अलग अलग जगह का एटमॉस्फेयर प्रेशर भी डिपेंड करता है। अगर दिल्ली की बात करो तो फॉग और ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग तरीक़ों से डिपेंड करेगा। गोरखपुर की बात करो तो ज़रा नीचे में है, उसका डिपेंड अलग करेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे और जैसे जैसे डाउन जाएंगे, ये डिपेंड करेगा नेचर के ऊपर कि नेचर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। दूसरी चीज़ें ये डिपेंड करेगा कि अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो कितने पावर प्लांट हैं, किस तरीके का वहाँ पे इमिशन हो रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना है, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स कैसे हैं, नंबर ऑफ, सबसे बड़ी बात है नंबर ऑफ रिफाइनरी सिस्टम, ठीक है। रिफाइनरी सिस्टम क्या होता है, किसी भी पावर प्लांट या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में एक रिफाइनरी सिस्टम होती है जिसके अंदर गैस को पास कराया जाता है और वो फिल्टर करके वातावरण में भेजता है। मतलब हार्म तो तब भी करेगा लेकिन जो उसकी हार्म करने की जो रेटिंग होती है वो जरा सी कम हो जाती है। ऐसे चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, रिफाइनरी सिस्टम, जहाँ पे पोल्यूशन रेटिंग को डाउन किया जाता है, अलग से उसके लिए सेपरेट की जाती है। आवाज़ आ रही है? रुकावट? हेलो? क्लियर है सर, आ रही है। ठीक ठीक ठीक। तो ऐसे चीज़ों में, ठीक है, रुकावट नहीं पड़ता है नेचर में, और ऐसे अगर करते अगर हम चले जाएं तो रुकावट पड़ेगी। कैसे? क्योंकि हम चीज़ों को फॉरकास्टिंग करते हैं। वो भी देखो, हम लोग सिविल इंजीनियर हैं तो हम लोग कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो केवल 5-6 सालों के लिए नहीं बनाते हैं। इवन अगर कम से कम भी हम लेकर के चलते हैं तो 30 से 50 साल के बीच में, ठीक है। 30 तो मैंने इनिशियली स्टेज बता दिया, लेकिन अब तो आज के डेट में ये है कि जो भी जाता है तो कम से कम 50 साल से 80 साल के बीच में उस चीज़ को कंसीडर किया जाता है। तो अगर कोई भी पावर प्लांट बैठ रहा है, जो भी लीज होती है, लीज पे, जैसे लीज पे कोई जगह ले रहा है तो वो भी 30 साल का होता है, 30 साल की उसकी साइन होती है, साइन होता है वो चीज़ों का। तो अगर वहाँ पे पावर प्लांट बैठ रहा है तो उसका रिफाइनरी सिस्टम कैसा होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ें क्या है कि वो रिफाइनरी सिस्टम से होकर के गुजर रहा है तो उसी में हम एक्शन और रिएक्शन चेक करते हैं। तो वही अगर एक मॉलिक्यूल को पकड़ करके चलेंगे तो काम तो होगा नहीं, क्योंकि ये डिसाइड नहीं है कि हम SO2 को ही हम पकड़ के चल सकते हैं। ये कभी नहीं डिसाइड होगा कि केवल आप SO2 को ही आप ट्रीट करोगे तो सभी गैसों को ट्रीट करोगे, एक कॉमन ट्रीट लोगे, ठीक है, उसको सेटल डाउन करने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है, अगर देखो यहाँ पे सल्फर की बात करें, मान लो कोई रख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड और फिर ये सल्फर ऐसे कर रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है, 4K मतलब क्या है, पोटेशियम के साथ अगर सल्फर देंगे तो क्या बन रहा है, ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रांगली बर्निंग बनेगा। मैग्नीशियम और पोटेशियम के कंटिन्यू जो चीज़ें हैं जार में हीट जनरेट करेगी। तो वही सारे दिक्कतें हैं। PPT शेयर मैं कर दूंगा, इसको और भी देख लेना अच्छे से, जो ना समझ में आए पूछना। एसिडिक नेचर जो है तुम्हारा, जो एसिडिक नेचर की बात करूं तो देखो क्या है कि जैसे जैसे पावर प्लांट्स बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और फालतू के गैस वातावरण में मिलते जाएंगे तो क्या होगी, अम्लता बढ़ते ही जाएगी। अब एल्डिहाइड की बात अगर करें तो एल्डिहाइड भी बढ़ेगा, ठीक है, और एल्किलेंस की भी फॉर्म बनेगी। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आती जाएगी हमारे नेचर में। सबसे बड़ी बात है कि डिफॉरेस्टिंग भी हम लोग करते हैं, मतलब पेड़ों पौधों को काट देते हैं जो कम से कम उसको एब्जॉर्ब करने की
एबिलिटी रखता था वो नेचर में रहेगा ही नहीं, तो फिर बचा क्या? अब इंसान ही तो एब्जॉर्व करेगा, तो उसके ऊपर तो कुछ तो इम्पीरियल इम्पैक्ट डालेगा। ऐसे कई सारे केसेस हैं जो कि पिछले तुमने पढ़ चुके हो। और रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन, क्लोरीन और लेड ऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड, तुम्हें पता हो या ना पता हो, आज एक बात क्लियर मैं कर दूं, जितना भी लेड होती है वो स्वीट पॉइजन का काम करती है। जैसे देखना कि तुम शीशे में तुम पीते हो लेड, मतलब कहीं कहीं कांच, देखो कांच और शीशा में बहुत अंतर होता है, ठीक है? कांच और शीशे में बहुत अंतर होता है, वो इसलिए क्योंकि अगर शीशा है तो उसमें तुम पानी नहीं पी सकते हो, कांच के गिलास में तुम पानी पी सकते हो, लेकिन शीशे के गिलास में तुम पानी नहीं पी सकते हो, क्योंकि वो स्वीट पॉइजन का काम करता है, ठीक है? अब हम पता कैसे करेंगे कि वो कांच है कि शीशा है? तो कई सारे तरीके हैं जो कि मैं बता दूंगा, लेकिन जो टॉपिक से रिलेटेड है वो ये है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड अगर ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करता है तो देखो किस तरीके का बना रहा है, ट्राई बना रहा है। यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन से भी देखो क्या बना रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं। तो ये एक एज्यूम है। अब सोचो, माना कि ये चीजें हो रही है, अब सोचो हमारे वातावरण में कई तरीके से पीरियोडिक टेबल को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो अगर मान लो पीरियोडिक टेबल को फॉलो कर रहे हैं तो उतने सारे गैसेस हमारे नेचर में हैं, देन नेचर में होने के बाद भी सोचो वो उन चीजों से कितना वो रिएक्शन कर सकता है, अनडिफाइंड। तो हम क्या करते हैं, जो भी अडॉप्ट करते हैं वो सेपरेटली नहीं करते हैं, पूरे गैसेस के लिए करते हैं। क्लियर हो गई चीजें? आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से ये सारी चीजें हैं। अब देखो जो मेन चीजें था जो मैं बताने वाला था, जो कि तुम लोगों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्रीकल्चरल के मामले में, ठीक है? एग्रीकल्चरल के मामले में क्या होता है कि देखो ये पौधा तुमको दिख रहा होगा, ठीक है? सिंपल है, ये पौधा जो है तुम्हें दिख रहा है और ये बादल भी मैंने बना रखा है। अब देखो क्या है कि सल्फर एज अ नाइट्रोजन, हमें पता है कि जो यहाँ से यहाँ तक की अगर जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट मान लिया, तो हम पढ़े हैं 0 से 10 और फिर इसके ऊपर पढ़े हैं क्या कि टोटल जाएगा 80। क्लियर है ना? तो यहीं पे हमारा क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है? क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक? तो अब स्ट्रेटोस्फेयर है तो स्ट्रेटोस्फेयर में कई सारे गैसेस भी हैं। तो अब देखो क्या होता है, अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा क्या होगा, सल्फर एज अ नाइट्रोजन, ठीक है, इज अ विटल इंग्रेडिएंट फॉर क्रॉप ग्रोथ। इसको ग्रोथ के लिए सही मात्रा में सही रेशियो चाहिए रहेगा। सीधा सा हिंदी में बता दूं, इसको सही मात्रा में सही चीजें चाहिए रहेगा, जितना भी अपना टाइम ले, ठीक है? ये एक अपने आप को सल्फर साइकिल रोटेशन करेगा। देखो एक हमारा नेचर इतना अच्छा है कि वो कार्बन साइकिल कंप्लीट करता है, सल्फर साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है, ऑक्साइड साइकिल कंप्लीट करता है। ये मतलब क्या है कि ये इस तरीके से अपने आप को बनाता रहता है, जिसके वजह से आपकी ये साइकिल कंप्लीट होती है। लेकिन आज के डेट में हम लोग इतना तबाही करवा दे रहे हैं कि कोई चीज़ साइकिल कंप्लीट ढंग से हो ही नहीं पा रहा। तो देखो होता क्या है कि अगर नेचर में कहीं से भी कोई आया, इसको जितनी मात्रा में चाहिए था, सॉइल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे तभी वो आ रहा है। तो अब देखो होता क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि जैसे इनके द्वारा खाने के बाद या इनके द्वारा छोड़े गए चीज़ों को, जो इनके सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, वो खाद के रूप में काम आते हैं, ठीक है? खाद के रूप में काम आता है। अब देखो होता क्या है ऐसे के केस में, यहाँ पे लिखा हुआ है 90 to 95% ऑफ सल्फर जो होता है, ठीक है, इसके थ्रू जो मिलता है, लेकिन केवल सल्फर के फॉर्म में मिलता है, सॉइल समझना, सल्फर के फॉर्म में मिलता है, और किसी के साथ कार्बोनेट, ठीक है, या डाई या ट्राई या थियो ऐसा कुछ नहीं बनाता है। क्लियर है? तो अब देखो सेकंड जो इसके साथ केस हो रहा है, होता क्या है कि अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके एप्लीकेशन को देखें तो देखो यहाँ से ऐसे बढ़ते हुए जा रहा है और ऐसे बढ़ने के बाद इसके द्वारा मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हमने सॉइल के अंदर पढ़ा क्या था कि अगर कोई भी सॉइल हम लेते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है? अब इन पार्टिकल्स के बीच में हवा
और तथा नम हवा या पानी इसमें रहता है, जिसको हम वाइड रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिनको हम वाइड रेशियो के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये क्या है कि यहाँ पे आकर के सोख लिया जाता है वातावरण से। ठीक है, जो भी इनकी फर्टाइल लैंड होती है इनके द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। फिलहाल तो नॉर्मल जब एब्जॉर्ब करता है तो न्यूट्रिशन के काम आता है, इजिली एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन किसी भी चीज़ की लिमिट क्रॉस करने के बाद वो अनहाइजेनिक हो जाती है। ठीक है, अब क्या है कि अब देखो जब इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो देन इसके जो सीड्स हैं, ठीक है, वो इसको लेने लगेंगे, सोखने लगेंगे। जो ये सोखेगा उसी के हिसाब से ग्रो अप होगा। क्लियर है, जो ये सोखेगा उसी के हिसाब से ग्रो अप होगा। ठीक, अब ग्रो अप होने के बाद देखो क्या है कि यहाँ पे जो है वेंटिलेशन जो है H2S, देखो यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ से रिएक्शन कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सल्फेट इनटू द सल्फाइड इज अ, ठीक है, पूरा यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन वाटर इज लॉगिंग। देखो पानी जो है आपस में धक्का देने लगेंगे, लड़ने लगेंगे। फिर यहाँ पे जो सॉइल बैक्टीरिया होती है वो गैसियस के मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में और कई सारी चीज़ों में वो जा सकती है। ठीक है, अब देखो यहीं पे आता है वोल्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो ये तुमको एक प्रोसेस पता है कि जब यहाँ से यहाँ तक जाता है H2S में, ठीक है, तो इस प्रोसेस को वोल्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है वैसे। ठीक है, अब देखो जो इनके द्वारा मतलब मैंने क्या बताया था कि जो इनके द्वारा खा करके छोड़ देना या जिनके इनके द्वारा सस्पेंडेड सॉलिड्स जितने भी हैं वो ऑर्गेनिक के रूप में आता है। जैसे दो चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो होती है वो तुम्हारी 55% होती है और इनऑर्गेनिक 45% होती है। ठीक, लेकिन यहाँ पे अब जो सीन हो रहा है वो चेंज हो रहा है। इसी चीज़ को बैलेंस के फॉर्म में लाना है, नहीं तो कुछ भी खाने लायक या रहने लायक नहीं बचेगा। तो किस तरीके से संकट हो रहा है एग्रीकल्चर के फील्ड में ये भी तुम देखते जाओ। ऑर्गेनिक्स अगर सल्फर है तो जितने भी मिनरल होते हैं, ठीक है, मिनरल, ठीक है, वो सल्फेट में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग समर, जो भी तुम कह लो, या बारिश के टाइम में। बारिश के टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, देखो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, देखो यहाँ पे लिंक भी दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझना होगा कि किस तरीके से ये सारे प्रोसेस ग्राफ के वजह से तुम लोग समझ जाओगे। और ये मैं चाहता हूँ कि अगर आए पेपर में तो इसी तरीके का ग्राफ बना करके तुम शो कर देना अगर सल्फर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि इट इज़ ईजी। ठीक, अब देखो क्या होता है कि ये साइकिल, ये जो चीज़ थी, ये यूनिट तब तक ये काम कर रही थी, इसके द्वारा इतना सारा काम किया जा रहा था। मैंने क्या कहा था कि अगर ये एक लिमिट में काम होगा तो ठीक है, क्लियर है। लेकिन बोनस के रूप में हमको मिला क्या, जो बोनस के रूप में मिला वो ये मिला कि यहाँ पे एक पावर प्लांट बैठ गया, या इंडस्ट्रियल कर लो, इंडस्ट्रियल इमिशन के थ्रू जो है सल्फर डाइऑक्साइड अब डायरेक्ट लगा मिलने। यहाँ पे जो इसके द्वारा था वो एक अलग था, यहाँ पे जो आ रहा है इसके द्वारा एक अलग है। अब होता क्या है कि सल्फर जो है नेचर में इस तरीके से जैसे वॉल जो ज्वालामुखी से भी निकलता है वो भी कहीं ना कहीं से बैलेंस हो जाता है, कहीं ना कहीं से बैलेंस हो जाता है, समझना, कहीं ना कहीं से बैलेंस हो जाता है। उतने मात्रा में नहीं बैलेंस होता लेकिन हो जाता है। ठीक, लेकिन जो ये कामें हो रहा है इंडस्ट्री में, जो इस तरह से निकल रहा है, वो बैलेंस करना अनफॉर्चुनेटली डाउन लेकर के चला जाएगा। ठीक, अब होता क्या है कि ये तुमको प्रोसेस पूरा बताया हूँ कि बारिश होने का मेन कारण क्या है। तो देखो अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है, फिर नीचे जो बन रहा है वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड के रूप में आ रहा है। अब जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं इन अब यहाँ पे क्या हो गया है, खत्म होने लगेंगे। इस तरीके से पूरा जो है तुम्हारा जो है ये सब खत्म होने लगेगा। जो इनकी साइकिल है, जो साइकिल चेन होती है, साइकिल चेन होगी वो आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक, तो अब फिर अगर देखो कि अगर जो अपटेक डायनेमिक है, अपटेक डायनेमिक्स आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सल्फर न्यूट्रिशन। सल्फर इज रिक्वायर्ड एट ऑल स्टेज ऑफ ग्रोथ प्रोसेस ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। सल्फर सीड्स फॉर, ठीक है, ये सारे मतलब खेतों के फसलों के लिए
जितने देखो जितने सल्फर और या सल्फर के न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत होती है, जो उसके साइकिल होते हैं, वो एक हद तक तो सही रहता है, लेकिन जब ज़्यादा होने लगता है तो वो किसी और का रूप ले लेता है। तो ये देखो क्या कर रहा है, देखो जो भी मिनरल है वो नीचे चला गया, लीचिंग होने लगी, ठीक है, मिनरल डाउन्स हो रहे हैं, ये सारी केसेस बनने लगती है, ठीक। अब देखो इसी में क्या है, तुम्हारा जो भी वीट नीड है और जो भी सॉइल की सप्लाई है वो इस तरीके से कटने लगेगी, कहीं बंजर हो जाएगा तो कहीं ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे जो भी क्रॉप्स होते हैं, फसल, वो डैमेज कर जाएंगे, ठीक। अब देखो इसमें क्या है कि अगर ये ब्लू वाले की बात करें तो देखो ये ब्लू जो है नेट्स के दिखा रहा है, ठीक है, और ये भी नीड्स को दिखा रहा है और ये सप्लाई को दिखा रहा है। तो देखो ये तो सप्लाई है, लेकिन ये आवश्यकता है, तो कैसे ये बढ़ती जा रही है और उसके पूरे सारे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रही है। अब मिल भी रहा है तो कहीं कम, कहीं ज़्यादा और कहीं ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये सारे हजार्डेरियस के फॉर्म में आएगा। कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, कंक्लूजन देखो, सल्फर इज अ वन ऑफ, ठीक है, सल्फर इज वन ऑफ द 6 न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये क्रॉप ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन जब किसी और के लिमिट को, ठीक है, अंडरटेक कर लेता है या उसको ख़त्म कर देता है किसी भी मामले में, तो वो चीज़ें खेती करने लायक रहती ही नहीं है। सारे ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डिकम्पोज हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये इसमें सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो ये सल्फर का रहा आपका एक मोटा मोटी उदाहरण। तो एक सीधी सी बात मैं बताऊं, कुछ भी आए, ठीक है, अगर ऑक्साइड्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, अगर ऑक्साइड्स के बारे में बात हो रही है तो जो तुम्हारा यूनिट में लिखा हुआ है, ठीक है, कि सल्फर है, फिर तुम्हारा नाइट्रोजन है, कार्बन मोनो है, ठीक है, जितने भी ऑक्साइड्स हैं, एक चीज़ जान लो कि उसका जैसे क्या है कि ये भूलना मत कि प्राइमरी पोल्यूटेंट होता है और सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, ये लिखना भूलना मत। ये दोनों लिखने के बाद एकदम शुरू से ही मैं बताते हुए चला आ रहा हूँ एयर पॉल्यूशन के टॉपिक में कि ये दोनों भूलना मत लिखना, ठीक। अब इसी से जो होना रहेगा वही होता है, बाकी इन्हीं दोनों के वजह से सारी चीज़ें होते हैं। इसमें क्या होता है कि खतरा तो होता है पर उतना नहीं, जान माल का नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि पूरे तबाही ही मची रहती है, जैसे कैंसर, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। अब इसमें भी प्रोसेस होता है, इन दोनों में ही प्रोसेस होता है। मैंने बताया था क्या कि फास्ट सर्विस होता है और स्लो सर्विस होता है, ठीक है। इनके अलावा अगर अब तुम इसके नीचे आओगे, क्योंकि टॉपिक खत्म होने वाला, अब तुम इनके नीचे आओगे तो तुमको क्या मिलेगा, ठीक है, कि वो क्लोज बना रहा है, क्लोज बनाएगा तो बेंजीन के फॉर्म में बनेगा, ठीक है, या तुम्हारा ओपन बना रहा है, ओपन चाहे जैसे बनाए, तो उसमें भी तुम्हारा आता है एल्केन, आता है एल्कलीन होता है, ठीक है, और आपका हो गया। उसके बाद जो बॉन्डिंग होती है कि वो सिग्मा है कि पाई बन रहा है, सारी चीज़ें एजप्शन है, ठीक है, मान रहे हैं हम कि ये चीज़ें हो सकती हैं या ये चीज़ होती हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसमें एन वाला मैंने बताया था कि अगर एन 5 लिखा हुआ है तो जो बनेगा वो तुम्हारा किस में बनेगा, 4 में बनेगा। फिर मैंने तुमको पी में भी बताया था कि पी में तुम कैसे बनाओगे, और फिर मैंने आइसो में बताया था, आइसो में तुम्हारा कार्बन से जो भी बॉन्डिंग बनेगी वो ट्राई में बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लिखना है। अब एक और चीज़ बता दो कि जो आपके स्टेज होते हैं, जैसे मान लो ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये GL हो गया, ठीक है, ग्राउंड लेवल हो गया, तो मान लो ये हो गया यहाँ से ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, इसी के कहीं के बीच में तुम्हारा ओजोन रहेगा, ठीक है, ट्रोपोस, स्ट्रेटोस, उसके बाद क्या होता है, आइनोस होता है, मतलब तुम्हारा मेसोफेयर के बीच में एक और मिलेगा जिसको आइनोस कहते हैं, ठीक है, मेसोफेयर होता है। मेसोफेयर के बाद तुम्हारा आएगा थर्मोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर के ऊपर आएगा तुम्हारा एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो ये एक लेवल में होता है, ठीक है, और सबका अलग अलग हर एक लेवल में 10 LV से LV1 से लगाए और LV10 तक होता है। इसको अलग अलग वर्ग के लिए डिवीज़न किया गया है। तुम ये भी लिख सकते हो कि किस स्टेज में कैसा होता है। अगर तुम ग्राउंड लेवल से और ट्रोपोस्फेयर की बात करो तो देखो वहाँ का जो सीन बनता है वो कुछ अलग होता है। उसको कैसे, मतलब ठंडा होता है, कब गर्म होता है।
अब देखो पृथ्वी की सतह ऊपर क्या है कि इसके वजह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से ट्रोपोस्फेयर में गर्मी पार नहीं करती है, बल्कि इसी में लग करके रहती है। इसलिए रात के टाइम में हमें गर्मी लगता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ व्हीकल्स के ऊपर, ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ वो किस तरीके का ये सारी चीज़ें है। तो जो जहाँ पे जिस एरिया का नंबर ऑफ व्हीकल्स होगा वहाँ का उस तरह से डिपेंड करेगा। क्लियर हो गई बात? तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। दूसरी बात है, अगर मैं कह दूँ कि सारी चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड हैं, एक दूसरे से सब के सब को रिलेटेड है कि किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट पहुंचा रहा है। अब ये तुम्हारी सोच है कि तुम किस चीज़ से कैसे और किसको रिलेट करके तुम प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें सब पता है, तुम्हें पीएच वैल्यू भी अब पता हो गई। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सिलेबस में तो जो पहले चल रहा था कि पहले स्ट्रक्चर ऑफ ये जानना था तुमको कि क्या है स्ट्रक्चर, तुमने स्ट्रक्चर जाना, स्ट्रक्चर कितने कितने डिस्टेंस पे है तुमने ये जाना, ठीक है, स्ट्रक्चर कितने कितने डिस्टेंस में है तुमने ये जाना, कौन कौन से गैसेस हैं तुमने ये जाना, कहाँ कहाँ का कितना टेम्परेचर है ये भी जान लिया, कहाँ पे किससे क्या रिलेटेड होता है और कौन सा सन रे से निकलने वाले से हमें प्रोटेक्ट करता है, कॉस्मिक रे क्या होता है, फोटोकेमिकल क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें तुमने जाना, फोटोकेमिकल क्या होता है। फिर ये भी जाना कि इन चीज़ों का प्रभाव एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ पे या किसी भी मैटर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। अब इन सारी चीज़ों को जानने के बाद तुमने जो दूसरा टॉपिक था वो कनेक्ट किया, किससे कनेक्ट किया? ग्लोब की। जहाँ भी ग्लोबल की बात आती है तुमने विश्व स्तर की बात कर रहे हो, तो पहले एक छोटे से गांव का, फिर शहर का, फिर जिला का, फिर प्रदेश का, फिर देश का, ठीक है, फिर अंतर्राष्ट्रीय देश का, फिर पूरे वर्ल्ड वाइड का आफ्टर ऑल में बात करोगे। वहाँ पे तुमने ये देखा और ये जाना कि किस तरीके से क्या यूज करने से हार्मफुल होता है नेचर के लिए और लाइफ के लिए, ठीक है, किस तरीके से लाइफ असेसमेंट को बदला जा सकता है लाइफ साइकिल असेसमेंट में। क्लियर? ये चीज़ें तुमने जाना। फिर अब आगे देखो कि जितना भी तुम्हारे पास, ठीक है, जितना भी तुम्हारे पास बन रहा है शेड्यूल, ठीक है, जो भी शेड्यूल बनना है, जो भी तुम कास्ट कर रहे हो, वो डाटा लेने के लिए तुम किस चीज़ को उठा रहे हो। डाटा का इन द सेंस यहाँ पे ये आ रहा है कि अगर तुम कोई भी चीज़ें या कोई भी चीज़ें मेज़र कर रहे हो तो वो जो डाटा ले रहे हो तुमने लिया कहाँ से? वर्ल्ड वाइड लेवल से लिया कि किसी स्टेज लेवल से लिया या छोटे से गांव पे लिया या नंबर ऑफ व्हीकल से लिया, ये जाने। फिर उसके बाद जब ग्लोब की बात कर रहे थे तो इसी टॉपिक में जब तुम जाने तो ये जाने कि दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वाली प्रॉब्लम होती है, एक सेकेंडरी। इसके अंदर भी एक चीज़ बसी पड़ी है क्या? इंडोर और आउटडोर वाली प्रॉब्लम, कि इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। फिर आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़े तो तुम जाने कि अरे छोटे छोटे टुकड़ों में पार्टिकुलेट्स मैटर होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसके बारे में तुमने पढ़ा कि किस तरीके से उसको हम समझें और क्या इसके लिए हम निपटारा कर सकते हैं। तो जब पार्टिकुलेट्स मैटर के बारे में तुमने पढ़ा तो जाना कि इस पार्टिकुलेट्स मैटर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें सोचना ही सोचना है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड्स, ठीक है, और हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीज़ें तुमने अपने सिलेबस में जाना। ठीक, अब बात करते हैं, जान तो लिए लेकिन इसके ऊपर पढ़ने के कारण, होने के कारण, इसको रिड्यूस करने का तरीका, ये सारी चीज़ें तुमने पढ़ा। ठीक, अब लास्ट जो इसका कंक्लूजन होता है इस यूनिट का, तुम अपने तरफ से क्या सोचते हो, इनका जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आगे चल के किस तरीके से हार्म कर सकते हैं, अगर जल्दी ही इसका नहीं निपटारा किया गया तो कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। जो ट्री कट रहा है, मैंने डिफॉरेस्टिंग या डिटोरेशन की भी मैंने बात कहा कि किस तरीके से जंगलों में आग लग जाता है। इनका मैंने सोर्स बताया कि सबका एक ही सोर्स है, वो है क्या? एनर्जी को पाना। वो एनर्जी हम किससे पाते हैं? फॉसिल फ्यूल के थ्रू पाते हैं। तो ये सारे एक वजह है जिनके वजह से सारी चीज़ें होती हैं।
अगर कोई डाउट हो तो तुम लोग मुझसे पूछ लेना, लेकिन अब ये पहला यूनिट खत्म हो चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट यूनिट अब आपका चालू होगा, तो मैं भी एक बार मैं शुरू से अंत तक एक बार रिवाइज करवा दूंगा कि हाँ ये चीज़ें हैं और इसमें ये टॉपिक में ये चीज़ें ये मेन है, तो इससे तुम लोगों को क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तो सारे टॉपिक तुम लोगों ने पढ़ लिया है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है।